नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के शिमला दौरे का दूसरा दिन है आज। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का 26वां दीक्षांत समारोह है आज। भारतीय लेखा परीक्षा अकादमी में ये समारोह होने जा रहा है। तो राष्ट्रपति मुर्मू के शिमला दौरे का आज दूसरा दिन है। मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी महामहिम और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन का लोकार्पण करेंगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, भारतीय लेखा परीक्षा अकादमी में ये समारोह का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। बता दें आपको कि मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी इस दौरान महामहिम। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एचपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह है और उसी में शामिल होंगे। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है जिसमें जाने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। भारतीय तो राष्ट्रीय मुर्मू के शिमला दौरे का आज दूसरा दिन है। तो राष्ट्रपति मुर्मू का शिमला दौरा है। ये दौरा क्यों खास हो जाता है, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आपको समझाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के शिमला दौरे का आज दूसरा दिन है, कल से वो वहीं पर है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। इनके अलावा सीएम सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य ऐसे हैं जो मौजूद रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन का लोकार्पण भी राष्ट्रपति के हाथों होना है। आपको बताएं कि साल भर लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन जो है वो खुला रहेगा। साल भर लोग वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीयों को 50 रुपए की फीस जो है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर कोई भारतीय जाना चाहता है, देखना चाहता है, 50 रुपए से देने पड़ेंगे। विदेशी पर्यटकों की अगर बात करें तो उनको 150 रुपए का शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। 20 अप्रैल को रिट्रीट में एट होम का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 21 अप्रैल को दोपहर बाद दिल्ली के लिए राष्ट्रपति यानी महामहिम उड़ान भर लेंगी। तो आपको हमने बताया कि मेधावी छात्रों को कैसे वो पदक से सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के शिमला दौरे का आज दूसरा दिन है और एचपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति जो है वो शामिल होंगे। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दिल्ली के कृषि विज्ञान परिसर में यह समारोह होने जा रहा है। बता दें आपको कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री को रोकने पर चर्चा जो है वो की जाएगी। जी हाँ, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख जो है वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो है और गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का। और दिल्ली में ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है और अमित शाह यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस सम्मेलन को लेकर क्या कुछ खास जानकारी वो भी आपको हम बता दें। दरअसल तस्करों पर नकेल जो है वो कसी जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी पर केंद्र सरकार गंभीर है। अफीम गांजा तस्करों पर नकेल कसेगी एएनटीएफ। और आपको बता दें कि साथ ही साथ एएनटीएफ जो है वो राज्य एनसीबी की तर्ज पर काम करने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है और वो सभी राज्यों में एएनटीएफ की ब्रांच जो है उसको खोला जाएगा। और इसके तहत कोशिश यही है कि जो तस्कर हैं उस पर लगाम कसी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है आज और दिल्ली में आयोजित हो रहा है ये सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इस दौरान संबोधित करेंगे। युद्ध क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। जी हाँ, तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो सैन्य कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है आज। चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन जो है वो इस दौरान किया जाएगा और रक्षा मंत्री के संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी जो भी परिस्थितियां हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का आज अहम दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे।
तो हम लगातार बात कर रहे हैं सैन्य कमांडर्स के सम्मेलन की। अब ये सम्मेलन क्यों खास है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझा देते हैं। साल 2023 में सैन्य कमांडर्स का पहला सम्मेलन जो था वो किया गया था। 5 दिवसीय सम्मेलन का दूसरा दिन है आज, और आज दूसरे दिन आपको हम बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो सम्मेलन है, ये जो बैठकों का दौर है, वो साल में 2 बार किया जाता है और सम्मेलन से सेना से जुड़ी नीतियों पर फैसला लेने का ये बड़ा मंच जो है वो माना जाता है। सेना से जुड़ी जितनी भी नीतियां हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं। और आपको बता दें कि 2023 में तय की गई सैन्य गतिविधियों की समीक्षा होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल अग्निपथ योजना, डिजिटीकरण और यंत्रीकरण की समीक्षा जो है वो भी इसमें की जाती है। इसके अलावा अगर हम भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों की बात करें तो उन पर भी चर्चा इस सम्मेलन के दौरान की जाती है। सेना की संचालन तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जाता है। भारत चीन संबंधों की रूपरेखा पर भी चर्चा इस दौरान होगी। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि नितिन गडकरी के ऑस्ट्रिया दौरे का दूसरा दिन है। जी हां, सरकार के प्रतिनिधियों से वो इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। इंटर अल्पिन मेले का वो उद्घाटन होंगे और इस उद्घाटन सत्र में वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है, अहम खबर, नितिन गडकरी के ऑस्ट्रिया दौरे का आज दूसरा दिन है और ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रिया सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो मेले का उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और साथ ही साथ इंसब्रुक में ये मेले का उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। तो इसमें नितिन गडकरी के ऑस्ट्रिया का दौरे का दूसरा दिन, और इस दौरे के दौरान वो यहाँ की सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। मुलाकात होगी, बात होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा एक मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी के हाथों होना है। और इंसब्रुक वो जगह है जहाँ पर मेले का आयोजन जो है वो किया गया है। नितिन गडकरी के ऑस्ट्रिया दौरे का ये दूसरा दिन, और इस दूसरे दिन आज वो सरकार के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम बसवराज बोम्मई। आपको बताएं कि शिवगांव सीट से नामांकन दाखिल करेंगे सीएम बोम्मई। कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ सवानूर से उनका मुकाबला होने जा रहा है। तो कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें क्योंकि 10 मई को कर्नाटक में सभी 224 सीटों पर वोटिंग जो है वो होनी है। आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम बसवराज बोम्मई और शिवगांव सीट से नामांकन का पर्चा भरेंगे सीएम बोम्मई। बता दें आपको कि दरअसल कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ सवानूर से उनका सीधा मुकाबला है। तो इस सीट पर कांग्रेस ने इन पर जो अपना दाव है वो जताया है। तो 10 मई को कर्नाटक में 224 सीटों पर मतदान होना है। तो कर्नाटक से ये बड़ी खबर, आज सीएम बसवराज बोम्मई जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। अब सीएम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऐसे में समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि बसवराज बोम्मई का सियासी सफर जो है वो कैसा है। हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए, उनके जरिए आपको सियासी सफर समझाते हैं। 28 जनवरी 1960 में कर्नाटक के हुबली में उनका जन्म हुआ था। बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं और साथ ही साथ अगर हम उनके पिता की बात करें तो पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा भूमाराधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएट किया है। और साथ ही साथ एक अहम जानकारी और साझा कर दें कि जेडीएस से राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। और 1997 वो साल और 2003 वो साल जब वो 2 बार एमएलसी चुने गए। और इसके अलावा अगर साल 2008 की बात करें तो साल 2008 में बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। और साथ ही साथ 2008 से वो अब तक 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और एक और अहम जानकारी, 8 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें सीएम वो बने थे। और अगर उनकी हम शौक की बात कर लें तो किताबें पढ़ना उन्हें पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है और साथ ही साथ गोल्फ खेलना उन्हें पसंद है। तो बसवराज बोम्मई का सियासी सफर आपको हमने बताया कि अभी तक उन्होंने क्या कुछ किया है और कैसे ये एक नाम, ये चेहरा कर्नाटक की राजनीति में बहुत अहमियत रखता है।
और चलिए अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है आज और गोरखपुर मंडल के 4 जिलों के लिए बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। आचार संहिता की वजह से आज जनता दरबार जो है वो नहीं लगेगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, गोरखपुर मंडल में निकाय चुनाव को लेकर आज बैठक जो है वो होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक है और इसमें कैसे निकाय चुनाव को जीता जाए उसका मंत्र सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो चलिए, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होने जा रही है। क्यों ये बैठक खास है, क्या कुछ इसमें होगा, जल्दी से आपको समझा देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और दोपहर 1 बजे से बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ रानीडीहा स्थित बीजेपी के रीजनल ऑफिस में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। और बता दें आपको कि दोपहर 1 से 2 के बीच कुशीनगर जिले की ये बैठक होगी और उसके बाद 2 से 3 का जो वक्त है, यानी 2 से 3 बजे तक महाराजगंज जिले की बैठक होने जा रही है और 2 से 3 बजे के बाद दोपहर 3 से 4 बजे तक देवरिया जिले की बैठक होगी और इसके बाद शाम होते होते 4 से 5 बजे तक गोरखपुर जिले की बैठक होने जा रही है। और फिर शाम में ही 5:30 बजे गोरखपुर क्लब परिसर में एक और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इनके अलावा गोरखपुर महानगर इलाके के तहत मेयर और पार्षदों के चुनाव को लेकर के भी बैठक होने जा रही है। गोरखपुर मंडल में लोकसभा की सभी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं फिलहाल और अगर विधानसभा की 28 सीटों में से 27 सीटों की हम बात करें तो उस पर बीजेपी का कब्जा है। तो आज निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान बैठकों का दौर एक के बाद एक लगातार पूरा दिन चलता रहेगा। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर के बाद अब रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि आज से धर्मशाला में 2 दिनों तक G20 की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेंगे G20 देशों के 70 प्रतिनिधि। जी हां, हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल आज से धर्मशाला में 2 दिनों तक G20 की बैठक का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। 2 दिनों तक बैठक होगी और इस बैठक में G20 देशों के 70 प्रतिनिधि ऐसे हैं जो हिस्सा लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बैठक में चर्चा होगी। सुबह 9 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर 2 दिनों तक G20 की बैठक जो है वो चलने वाली है और हिमाचल प्रदेश में अब बैठक होने जा रही है। 70 प्रतिनिधि जो हैं वो बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो आज से धर्मशाला में 2 दिनों तक G20 की बैठक होने जा रही है। तो धर्मशाला में G20 की बैठक होने जा रही है। क्यों है ये खास बैठक, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से समझा देते हैं। आज से 2 दिनों तक धर्मशाला में G20 की बैठक होने जा रही है और बता दें आपको हम कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इस बैठक में चर्चा जो है वो होने जा रही है। साथ ही साथ अहम जानकारी ये भी कि G20 देशों के 70 प्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और सुबह 9 बजे रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और आज शाम 5 बजे तक सत्र जो है वो चलेगा और दिन भर में 5 सत्र जो है वो रखे गए हैं, यानी दिन भर में 5 सत्र होंगे। और आपको बताएं कि सम्मेलन के शुभारंभ के पहले सर्ब के सचिव डॉक्टर अखिलेश गुप्ता स्वागत करेंगे और साथ ही साथ भाषण वो देंगे। अंतिम दिन मेहमान योग चाय बगान की सैर करते हुए नजर आएंगे वहां पर और इसके अलावा आपको बताएं कांगड़ा आर्ट म्यूजियम का भ्रमण करेंगे। मेहमानों के लिए गाला डिनर के अलावा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। मेहमानों को हिमाचल के कल्चर से भी रूबरू कराया जाएगा और हिमाचली परंपरा के तहत मेहमानों को सिड्डू जो है वो भी परोसा जाएगा। तो 70 प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा लेंगे। तो मेहमानों के लिए कैसी खास तैयारी है हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला में G20 की बैठक जो है वो होने जा रही है और 2 दिनों तक G20 की ये बैठक होगी। और अब राजस्थान से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम गहलोत 1763 डॉक्टर्स को शपथ दिलाएंगे। जी हां, सुबह 11 बजे झलाना में डॉक्टर्स को शपथ दिलाने का कार्यक्रम है। राज हेल्थ पोर्टल का भी लोकार्पण होगा और इसका लोकार्पण सीएम गहलोत करते हुए नजर आएंगे।
तो सुबह 11 बजे झलाना में एक कार्यक्रम है जहां पर डॉक्टर्स को शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। सीएम गहलोत 1763 डॉक्टर्स को शपथ दिलाएंगे। और इनके अलावा आपको हम बता दें कि सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे झलाना में डॉक्टर्स को शपथ दिलाने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और एक और अहम खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का हरदा दौरा है आज। 102 करोड़ के विकास कार्यों की वो सौगात देने जा रहे हैं। रहट गांव में महिला सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का हरदा दौरा है आज। इस दौरान वो बता दें आपको कि 102 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जो है वो देने जा रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ रहट गांव में महिला सम्मेलन में भी शामिल करेंगे। उनके बीच भी जाएंगे, उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम शिवराज का हरदा दौरा है और रहट गांव में महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि 99 करोड़ 63 लाख की लागत 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है। और साथ ही साथ 3 करोड़ 11 लाख की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण जो है वो आज होगा। शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल सिराली का भी लोकार्पण आज सीएम के हाथों होना है। तो आज कई अहम कार्यक्रम उनके, और इस दौरान वो महिला सम्मेलन में भी शामिल होंगे, महिलाओं के बीच में भी जाएंगे, उनकी बातचीत भी सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताने कि आज नामांकन दाखिल करेंगे जगदीश शेट्टार। जी हां, हुबली धारवाड़ से कांग्रेस से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और ये जगदीश शेट्टार वही नाम, वही चेहरा जिन्होंने अभी कमल का साथ छोड़कर हाथ का साथ थामा है। तो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, यानी बीजेपी को बाय बाय बोला था। और कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं जगदीश शेट्टार, जो आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस से इन्हें हुबली धारवाड़ से उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे हैं जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार आज नामांकन दाखिल करेंगे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का ऐलान की अब हम बात कर लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के खिलाफ वो धरना देंगे, ये ऐलान किया गया है मौलाना तौकीर रजा की तरफ से। प्रयागराज में इस्लामिया इंटर कॉलेज में वो धरना देंगे। मौलाना तौकीर रजा का सीएम योगी पर सीधा सीधा हमला, कहा कि बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सीएम इस्तीफा दें। सीएम योगी के साथ प्रयागराज पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर धरने की तैयारी में प्रयागराज में इस्लामिया इंटर कॉलेज है जिसमें धरना देंगे मौलाना तौकीर रजा ने। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सीएम इस्तीफा दें। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज पुलिस को भी कहा कि सीएम योगी के साथ साथ प्रयागराज पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। खेल परिषद की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आईपीएल मैच से पहले खेल मंत्री अशोक चांदना की चेतावनी सामने आई है। खेल मंत्री ने स्टेडियम में ताला लगाने की चेतावनी दी है। जी हां, स्टेडियम में स्वीकृति से ज्यादा निर्माण जो है वो किया गया है। MOU से ज्यादा अतिक्रमण को सीज किया जाएगा। 3 साल बाद आज यहाँ पर जयपुर में मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। तो जयपुर में स्टेडियम की तैयारियों पर आपत्ति जो है वो जताई जा रही है। खेल मंत्री है अशोक चांदना, जिन्होंने आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि स्टेडियम में जो मंजूरी दी गई थी उससे ज्यादा का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है। MOU से ज्यादा अतिक्रमण को सीज किया जाएगा। तो MOU पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, साइन हुए हैं, अगर उससे ज्यादा यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। और अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में हुए जन आक्रोश रैली में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। CP जोशी बीजेपी अध्यक्ष हैं। राजस्थान के सिंह से हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने खास बातचीत की। हमारे साथ है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी, बात करेंगे। सर जोशी साहब नमस्कार, क्या कहेंगे बीकानेर जन आक्रोश के दौरान आपका पधारना? देखिए, जन आक्रोश में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों का आना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की विदाई क्या है। जनता उग चुकी है। जिन वादों की बुनियाद के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उन वादों के तो खिलाफ, उनकी वादा खिलाफी करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। न किसान का कर्जा माफ किया, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि करी। आज राजस्थान में गुंडागर्दी, रंगदारी और चोट वसूली, इस प्रकार की गैंगवार की जैसी घटना आए दिन होती है। महिला और दलित पर अत्याचार, दुराचार होता है। राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं। राजस्थान की अगर स्थिति की बात करें, अपराध की क्या स्थिति?
देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, मैं हो सकता है मैं किसी राजनीतिक दल का हूं तो कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अत्याचारों में, दलित अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे बच्चियों पर अत्याचार हो, आज पूरे देश भर में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच गया हो। राजस्थान में मुख्यमंत्रियों की बात करें, कांग्रेस कहती है कि आपके पास एक दर्जन से भी ज्यादा मुख्यमंत्री चेहरे हैं, आप लोग खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, निर्णय तो चुनाव के बाद होगा, अभी थोड़ी निर्णय होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान अपराध बेकाबू है, और यहाँ अगर चेहरे की बात करें तो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा चेहरे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। और चलिए बात आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर की कर लेते हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू प्रकाशम का दौरा करेंगे और आज से 3 दिवसीय प्रकाशम दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। नायडू गिदलोर और मरकापुरम और साथ ही साथ येरा गुंडा पलेम का भी दौरा करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज से 3 दिवसीय प्रकाशम के दौरे की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और टीडीपी प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू जो प्रकाशम का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज से जब 3 दिवसीय प्रकाशम दौरे की वो शुरुआत जब करेंगे तो उनके कई कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर किया गया है। तो आज से 3 दिवसीय प्रकाशम दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं और नायडू गिदलोर और मरकापुरम का भी यहाँ पर दौरा करेंगे। इसके अलावा भी और उनके कई कार्यक्रम हैं। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।